गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि व्हाट आर इलेक्शंस, इलेक्शंस क्या हैं, कैसे होते हैं, और इलेक्शंस जो हैं उसमें उसकी नीड क्यों है, क्या उसकी ज़रूरत है इंडिया जैसे कंट्री में या बाकी कंट्रीज़ में। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या होती हैं और रिज़र्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या हैं। जो हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए कुछ सीट्स जो है वो रिज़र्व की गई हैं। तो जिन एरियाज़ में उनकी सीट्स रिज़र्व की जाती हैं तो वहाँ पर सिर्फ वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं जो एससी और एसटी क्लास से बिलोंग करते हैं। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ वोटर्स लिस्ट क्या होती है, व्हाट इज़ वोटर्स लिस्ट और इलेक्टोरल रोल। वोटर लिस्ट जो होती है कि एक बार कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर डिसाइड हो जाएं इलेक्शन प्रोसीजर में, तो उसके बाद होता है ये डिसाइड करना कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। ये डिसीजन जो है ये एक दिन में नहीं होता है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जो वोटर लिस्ट है कि उसको रिवाइज़ करना, उसमें कौन से न्यू वोटर्स हैं जो 18 ईयर्स की एज को अटेन कर चुके हैं, कौन से ऐसे हैं जो माइग्रेट कर गए किसी और प्लेस पर चले गए या जिनकी डेथ हो गई है, उनको डिलीट करना उनके नेम्स को। ये सारा काम जो है ये इलेक्शन से काफ़ी पहले जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इसे इलेक्टोरल रोल जो है वो कहा जाता है। जो लिस्ट बन के तैयार होती है, प्रिपेयर होती है, या फिर आम लैंग्वेज में, भाषा में इसे वोटर्स लिस्ट जो है ये कहा जाता है। इलेक्शंस के दौरान आपको याद होगा आपके घर में एक स्लिप आती है। कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो घर में आके आपको एक स्लिप दे के जाते हैं जिसमें आपका नेम, आपका वोटर्स आईडी नंबर और आपके फादर्स नेम जो है, एज, वो सब लिखी होती है उसमें। हर कोई जो है उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने की। इसीलिए इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है और इसी के कारण हर वोट की वैल्यू जो है वो काउंट होती है। कोई भी पर्सन जो है उसे वोट देने से मना नहीं किया जा सकता, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो अनएजुकेटेड है, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। हमारी कंट्री में 18 ईयर्स की एज अटेन होने के बाद इंसान जो है, कोई भी पर्सन जो है, मैन और वुमेन, वो राइट टू वोट उन्हें मिल जाता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। कुछ क्रिमिनल्स होते हैं या जो अनसाउंड माइंड के जो पर्सन्स होते हैं, जो मेंटली अनफिट होते हैं, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको राइट टू वोट जो है वो ज़रूर उनको डिनाई किया जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम हालातों में होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। इंडिया में जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वोटर्स के नेम्स जो है उन्हें रिवाइज़ करना वोटर लिस्ट में, और ये काम जो है वो हमारा इलेक्शन जो कमीशन है वो करता है। रिवाइज्ड लिस्ट जो है हर 5 इयर्स के बाद प्रिपेयर की जाती है, रिवाइज़ किया जाता है वोटर्स लिस्ट को। और अभी एट प्रेजेंट जो है एक नया जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ है, EPIC, कुछ साल पहले स्टार्ट किया गया इंडिया में, जिसमें इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे वोटर कार्ड कहा जाता है, वो बनाया जाने लगा है। और हर पर्सन के पास ये होता है, जो भी पर्सन वोट देना चाहता है वो अपना वोटर कार्ड लेके जाता है, उसे शो करता है और अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता है। या फिर वो अपना और प्रूफ ले जा सकता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, ये दिखाकर भी अपना वोट जो है वो दे सकता है। इसके बाद होता है नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है, स्टेप है, वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कि कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर हर किसी को वोट देने का अधिकार है, और जो भी वोट दे सकता है उसे इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार भी दिया गया है, राइट दिया गया है। इक्वल सोशियो पॉलिटिकल राइट्स जो है वो इंडिया में हर पर्सन को मिले हैं। 25 ईयर्स की एज के बाद, अटेन करने के बाद, कोई भी पर्सन जो है वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है किसी भी पार्टी की तरफ से। पार्टी जो है एक फॉर्म फिल करना होता है और पार्टी जो है उसके बाद अपने जो कैंडिडेट है उन्हें नॉमिनेट करती है और उन्हें सिंबल अलॉट करती है और उन्हें सपोर्ट करती है। जो पार्टी नॉमिनेशन होता है इसे पार्टी टिकट कहा जाता है, ठीक है। तो नॉमिनेशन के लिए उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो करना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि हर कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन देना होगा, डिक्लेयर करना होगा
क्या होगा उसमें डिक्लेरेशन में कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे उस पर कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, कोई क्रिमिनल केस, सपोज उसने कोई मर्डर किया हो, कोई थेफ्ट या रॉबरी में वो इंडल्ज रहा हो, या कोई और क्रिमिनल केस उस पर हो, ये नहीं होना चाहिए। जैसे अगर है तो उसको डिटेल देनी होगी, उसकी लाइबिलिटीज़, उसकी असेट्स क्या है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके परिवार के नाम पर कितनी संपत्ति है, ये सब उसे बताना होगा। उसके बाद उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि वोटर्स खुद डिसाइड कर सके कि उन्हें किस कैंडिडेट को चुनना है। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें कैंडिडेट्स की, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो होती हैं वो रेलिवेंट नहीं होती हर जॉब के लिए। जैसे कि क्रिकेट टीम में अगर कोई प्लेयर है तो उसको ये ज़रूरी है कि उसे खेलना आना चाहिए, क्रिकेट वो अच्छे से खेलता हो। इसमें उसकी एजुकेशनल क्वालिटीज़ जो है, डिग्रीज़ जो हैं, वो तो कोई मायने नहीं रखती हैं, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो एजुकेटेड हो, लेकिन उसे क्रिकेट अच्छे से आना चाहिए। इसी तरह से एमएलए और एमपी की जो क्वालिफ़िकेशन है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके पास डिग्री कौन सी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो लोगों की ज़रूरतों को, समस्याओं को समझ सकता है, उनको आगे किस तरह से रखता है। ये काम अगर उसे आता है, इस बात की समझ है, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। और ये काम जो है ये लोग ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को चुनते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता तो हम उसे नहीं चुनते, चेंज कर लेते हैं। अगर एजुकेशन रेलिवेंट भी हो तो भी ये लोगों पर निर्भर कर देना चाहिए कि कितने एजुकेटेड पर्सन को वो वोट देना चाहते हैं, किस हद तक एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि इंडिया में, अगर भारत जैसे देश में अगर हम एजुकेशन को कंपलसरी कर दें, अगर हम ये कह दिया जाए कि बीए, बीकॉम या बीएससी वाले ही जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, तो 90% लोग जो है उनसे उनका राइट टू वोट जो है वो छिन जाएगा। इसलिए ये जो क्वालिफ़िकेशंस की बात है ये नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है आगे, जो है वो है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन जो है वो नियर अबाउट 15 डेज़ तक चलती है। जिस दिन इलेक्शन होने होते हैं उससे 15 डेज़ पहले तक जो लीडर्स होते हैं वो असेंबलीज़ करते हैं, अलग अलग प्लेसेस पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपना पार्टी का जो भी उनका मेमोरेंडम है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो लोगों को समझाते हैं। इस पीरियड के दौरान वो लोगों से मिलते हैं। न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, टेलीविज़न न्यूज़ होती हैं, हर तरह के जो डिबेट्स होते हैं वो सब इसी से जुड़े होते हैं। लोगों की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और उन लोगों की जो सपोर्ट है वो हासिल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये जो प्रोसेस होता है वो 15 डेज़ का होता है, 2 वीक्स का होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं इलेक्शंस की तैयारी इलेक्शन होने से काफ़ी पहले जो है, इलेक्शन डेट निर्धारित होने से काफ़ी पहले जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके अलग अलग तरह के इश्यूज़ पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के नारों का इस्तेमाल किया, स्लोगन्स का इस्तेमाल किया। जैसे कांग्रेस की बात करें, 1971 में कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया, वो था गरीबी हटाओ। उस समय पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी इंडिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, और उन्होंने ये लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे कि गरीबी की समस्या को दूर कर सकेंगे। उनको वोट्स मिली। फिर सेव डेमोक्रेसी, ये जनता पार्टी जो है 1977 के इलेक्शंस के बाद इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद तुरंत बाद जब इलेक्शन हुए 1977 में, तो सेव डेमोक्रेसी का नारा जो है वो जनता पार्टी ने दिया। फिर लेफ़्ट फ्रंट जो है बंगाल में, जो वाम दल है, उन्होंने लैंड टू द टिलर, जो वहाँ पर किसान हैं उनको ज़मीन देने का वादा किया 1977 में ही। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। एनटी रामाराव जो आंध्र प्रदेश के लीडर हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी जो है वो बनाई थी, और टीडीपी से कहा जाता है, जिसमें उन्होंने प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस जो है ये नारा दिया था 1983 में। तो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स जो है वो फ्री होते हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए, लेकिन कई बार कुछ इलेक्शन कैंपेन्स जो होती हैं उन पर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी नज़र रखता है। पहले क्या होता था कि जो वोटर्स होते थे उन्हें ये इंडिकेट करना होता था
कि जो वोटिंग होती थी, इसमें क्या कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, कि जो फेयर और इक्वल इलेक्शंस होने चाहिए। मतलब इसमें किसी तरह के कोई गलत तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे कि या तो ब्राइब जो है वो ना किया जाए, किसी को जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, इलेक्शन गवर्नमेंट रिसोर्सेज के इलेक्शन कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नेशनल लेवल पर लोकसभा में 25 लाख से ज़्यादा पार्टी खर्च नहीं कर सकती, और स्टेट असेंबली के लिए 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये भी इशू किया गया है हमारे देश में, ताकि एक समान जो है वो सभी वर्क करे। इसमें होगा कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ नहीं होंगे, एयरक्राफ्ट्स यूज़ नहीं होंगे। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो मिनिस्टर जो है वो किसी भी जगह जाकर के किसी नए प्रोजेक्ट का जो नींव है वो नहीं रख सकते हैं, कोई बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं, और लोगों से किसी नई तरह के प्रॉमिसेस नहीं करेंगे। फिर पोलिंग और काउंटिंग कैसे होती है? जो फाइनल स्टेज होती है इलेक्शन की वो होती है पोलिंग और काउंटिंग वोट्स की। लास्ट स्टेज जिस दिन इलेक्शंस होने होते हैं उससे एक दिन पहले कैंपेन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद लोग जो हैं वो जिस दिन वोटिंग होनी होती है उस दिन वो वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जाते हैं। पोलिंग बूथ या तो कोई स्कूल होता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहाँ पर लोग जो है वोट अपनी कास्ट करने जाते हैं। तो जैसे कोई पर्सन वहाँ पहुँचता है वो अपना आईडी प्रूफ दिखाता है, वोटर्स कार्ड या इलेक्टोरल रोल दिखाता है या कोई और अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाता है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्सन को फिंगर पर उसके मार्क कर दिया जाता है ताकि दोबारा ना वो वोट डालने चला जाए, और उसके बाद फिर उसे वहाँ पर वोट डालने के लिए कहा जाता है, अलाउ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं, पहले एक बैलेट पेपर सिस्टम हुआ करता था, एक बॉक्स होता था, उसमें एक शीट होती थी जिसके ऊपर पार्टी के नेम्स और सिंबल्स हुआ करते थे, और उस पर स्टैम्प करके वो फोल्ड करके उस बॉक्स में डालना होता था। अभी एट प्रेजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है EVMs यूज़ की जाती हैं, जिसमें पार्टी के सिंबल्स और जो नेम्स हैं वो लिखे होते हैं और एक तरफ बटन्स होते हैं। कैंडिडेट को सिर्फ बटन प्रेस करना होता है और वो वोट जो है उस पार्टी को दे दी जाती है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो EVM को सील कर लिया जाता है, और जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर करना होता है, काउंटिंग करनी होती है, उस दिन सभी EVMs को एक ही प्लेस पर ला करके उन्हें ओपन किया जाता है, वोट्स काउंट की जाती हैं और काउंटिंग को प्रॉपरली किया जाता है। हर पार्टी का एक कैंडिडेट वहाँ पर होता है, एजेंट होता है उनका कैंडिडेट का, जो ये बात इंश्योर करता है कि काउंटिंग अच्छे से हो रही है। उसके बाद जिसको भी ज़्यादा वोट्स मिलती हैं पार्टी को, तो उसे विनर जो है वो घोषित कर दिया जाता है। जनरल इलेक्शन में जो वोटिंग की काउंटिंग है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसी समय हो जाती है, उसी दिन हो जाती है, और टेलीविज़न चैनल, न्यूज़, रेडियो वगैरह में आ जाता है। कुछ ही घंटों में रिज़ल्ट्स जो हैं आजकल वो डिक्लेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने ये क्वेश्चंस जो हैं ये करने हैं। इसमें है 12th क्वेश्चन, 13th, 14, 15 और 16। ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और सेम वही हैं जो मैंने आपको अभी टॉपिक में समझाया है। थैंक यू बेटा।